बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक न्यू एपिसोड शुरू करते हैं। अंदर मौजूद बड़ा शख्स मुझे देखकर खौफजदा हो गया था। मैंने इससे बिला तमीद पूछा, ये जो अभी दो आदमी आए थे, इन्हें तुमने क्या बताया था? कौन से दो आदमी? वो मुकर गया। मैंने पिस्टल निकाल लिया। वो जो अभी हल्के रंग की कार में आए थे। पिस्टल देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इसने हकलाते हुए कहा, हाँ आए थे तो मगर फ़ोन करने। तुम इस तरह नहीं मानोगे। मैंने इसे गर्दन से पकड़कर आगे खींचा और पिस्टल इसके सर से लगा दिया। मैं जब पूछूंगा एक से दूसरे जवाब दो, वरना भेजा उड़ाकर वापस चला जाऊंगा। वो तुम्हारा पूछ रहे थे, इसने कांपती आवाज़ में जवाब दिया। तुमने इन्हें डॉक्टर कमाल का बता दिया? मैंने इसकी गर्दन को झटका दिया। नहीं, इसने कहना चाहा, लेकिन पिस्तौल को दबाव ने इसे हकीकत उगलने पर मजबूर कर दिया था। इसने इन दोनों को डॉक्टर कमाल का बता दिया था कि वो फ़ोन करने वाले के साथ आया था, और ये भी कि इसका कमाल हॉस्पिटल में जो पास ही है, इस पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो जैसे अब मजबूर था, इस तरह पहले भी मजबूर ही था। मैं वापस कमाल के पास आया। अब किस कदर पुरसकून था। इसने मुझे तसल्ली दी, इतनी फ़िक्र ना कर यार, वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं, कभी भी नहीं जा सकेंगे। गार्ड इन्हें बाहर से ही भगा देंगे। मेरे ख्याल में तू अकेला जा, हॉस्पिटल के आसपास ही होंगे। तूने ये कहकर मुतमईन कर सकता है कि तू फ़ोन करने गया था, हॉस्पिटल का फ़ोन गड़बड़ कर रहा था। अगर वो ना माने तो, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? रब नवाज, अगर तेरे बारे में मशकूक हो गया है तो तेरा मुझसे कोई ताल्लुक़ तो है ना। फिर वह मुझे दूसरे तरीक़ों से परेशान कर सकता है। हम दोनों कैफ़े के साथ निकले, लेकिन कमाल हॉस्पिटल के अगले हिस्से तरफ गया। मैंने एक बार फिर अकबी हिस्से का रुख किया। मैं सीधा कमर के घर गया था। इसने परेशान होकर कमाल का पूछा, कमाल कहाँ है? बाहर है, कोई मिल गया था, अभी आता है। मैं इसे तसल्ली दी, लेकिन अंदर से मैं खुद परेशान था। अगर रबनवाज के गिर के रास्ते में कहीं घात लगा कर बैठे हुए तो मामला ख़राब हो सकता था। वो कमाल को खामोशी से उठा कर ले जाते और इसके हॉस्पिटल के गार्ड्स को कानों कान खबर ना होती। 15 मिनट बाद मेरे सब्र का पैमाना लबरीज़ हो गया था और मैं कमाल को देखने जा रहा था कि वो आ गया। इसे देखकर मैंने सुकून का तवील सांस ली थी। उल्लू के पट्टे मेरी जान सूली पर लटकी थी। क्या तू अमन मुज़ाकरात करने बैठ गया था? मैंने सरगोशी से इसे डांटा। कमाल मुझे लिविंग रूम में ले आया। वो तो सर हो गए थे। इसने बताया, इसरार कर रहे थे कि मैं शाह आलम को जानता हूँ। मैंने बताया कि मुझसे पहले एक आदमी पीसीओ पहुँचा था और मैंने फ़ोन करने की दरख्वास्त की थी, तो मैंने मान ली थी। इससे ज़्यादा ना मेरी बात हुई और ना ही मैं इसे जानता हूँ। इन्होंने तेरी बात का यकीन कर लिया? मैंने पूछा, मुश्किल है। वो छटे हुए लोग इतनी आसानी से किस बात का यकीन कहाँ करते हैं? मेरे हॉस्पिटल के गार्ड्स की वजह से मजबूर थे, वरना मुझे ही उठा कर ले जाते। ये रब नवाज के कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं हो। सुधरेगा तो भैया तू भी नहीं। लेकिन इस वक्त बिरयानी का खमार मुझ पर तारी हो रहा था। मैं तो सोने चला तो भी गेस्ट रूम चला जा। मैं यहीं सो जाता हूँ। तो कमर के हाथ तकिया और कोई चादर भिजवा दे। मैं वहीं कालीन पर दराज हो गया। थकन इतनी ज़्यादा और नींद इतनी हावी थी कि मैं कमर के आने से पहले ही सो गया था। इसने कब आकर मेरे सर के नीचे तकिया रखा और कब मुझे चादर अड़ाई, मुझे खबर ही नहीं हुई थी। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपनी इस ज़मीन में ज़रा इस जगह पर हूँ। मैंने वहाँ रब नवाज को देखा कि वो उसके पास बहुत सारे गन्स हैं और बारूद वगैरह है। वो आग दिखाने जा रहा है। मैं हंसते हुए रब नवाज से कह रहा था, देखना अभी मैं ये सब कुछ उड़ा दूँगा और इस तरह धुएँ की तरह ये सब कुछ तुम्हें नज़र आएगा। तुम भी इनके साथ आसमान पर जाकर फटोगे और तुम्हारे टुकड़े भी कुछ इस तरफ जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दोनों तरफ से मुराद खौर जानवरों का भला होगा। तुम्हारे चूअर जैसे जिस्म में खासा गोश्त है। फिर मैंने रब नवाज के रोने के गिड़गिड़ाने की परवाह किए बगैर माचिस की तिल्ली जलाकर सारा कुछ जलाकर भस्म कर दिया। मैं खुद उछल कर बैठ गया। कमरा जैसे ढोल गया था। फिर कमर के चलाने और इसके बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बदहवास कमाल गाउन की डोरियाँ कुश्ता कमरे से बरामद हुआ। ये क्या हुआ? इसने पूछा। क्या हुआ? मैंने उल्टा इससे दरियाफ्त किया। धमाका हुआ है, कमाल ने चिल्लाकर कहा। धमाका? मैं खड़ा हो गया, गोया कहीं सचमुच धमाका हुआ था। तो यहीं रुक, कमर को देख, वो डर गई है, मैं बाहर देख कर आता हूँ। कमाल ये कहते हुए बाहर निकल गया। धमाके के बाद बाहर एक भगदड़ मची हुई थी और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा जैसे धमाका कमाल हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ था। मेरा दिल डूबने लगा। आफत मेरे साथ लगी रहती थी। जहाँ जाता वहाँ के लोगों पर नाजिल हो जाती थी। कमाल मेरा जिगरी दोस्त था, कमर मेरी बहन थी। मेरी दुश्मनी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसके बावजूद कमीने दुश्मन ने इन्हें नुकसान पहुँचाया था। मारे तैश के मेरे जिस्म लड़ने लगा था और हाथ यूं भीजने लगे थे जैसे मैं रब नवाज की गर्दन दबा रहा हूँ। अगर रफ्ता रफ्ता इश्तियाल कम हुआ तो मुझे कमर की फ़िक्र हुई। वो अपने बच्चे को अपने बाजुओं में छुपाए हुए होले होले काँप रही थी। भाई ये क्या हुआ? इसने मुझे देखते ही कहा। कुछ नहीं, मेरा ख्याल है बाहर कोई गैस लाइन फट गई है। मैंने इसे तसल्ली दी। लेकिन ये शोर कैसा? अभी कमाल आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तू क्यों फ़िक्र करती है? फ़िक्र क्यों ना करूँ? मैं और कमाल तुम्हारी तरह छुप भी नहीं सकते। इसने रुहासा होकर कहा। भाई मेरा तो बच्चा भी है। मैं एक लम्हे को सुन होकर रह गया। कमर ने बिला वास्ता कह दिया था कि मैं अपनी दुश्मनी की आग से इन्हें दूर रखूं। वाकई मुझे इसका कोई हक नहीं था कि इनकी पुरसकून ज़िंदगी में जहर घुलूँ। दुश्मन मलकुल मौत की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ था। इससे कोई गरज नहीं थी कि इसकी राह में कौन आता है। वो मुझसे वाबस्ता हर शख्स को आज़ार पहुँचाने को तैयार था।
तो ठीक कह रही है मेरी बहन, मुझे कोई हक़ नहीं कि तुम लोगों को भी ख़तरे में डालूं। मेरा ये मतलब नहीं है, इसने बेकरारी से कहा। मैं जानता हूँ मेरी बहन, लेकिन मुझे खुद ही ख्याल रखना चाहिए। मैं कहीं और भी जा सकता था, यूँ यहाँ आकर तुम लोगों को भी ख़तरे में ना डालता। मैंने जाने के लिए मुड़ा तो कमर ने अपने बच्चे को पटका और भागती हुई आकर मुझसे चिमट कर धाड़े मार कर रोने लगी। भाई, मेरा ये मतलब नहीं था, इसने कहा। मुझे माफ़ कर दे। मैंने इसका सर से हिलाया। पागल, मैं नाराज़ नहीं हूँ। देख, अगर किसी को छूत की बीमारी लग जाए तो वो इससे बचाने के लिए अपने प्यारों से दूर रहता है ना। समझ ले, मेरे दुश्मन ताउन की तरह मोहलिक हैं जो मुझे चिमट गए हैं। तुम लोगों को इनसे बचाने के लिए मेरा तुमसे दूर रहना ज़रूरी है। मगर कमर को यकीन नहीं आया जब तक मैंने इससे न जाने का वादा नहीं कर लिया कि इसने मुझे छोड़ा नहीं। इतने में कमाल आ गया। इसने हैरानी से कहा, ये बरसात की इस खुशी में बन बादल की। बस यार, ये इसका रोडने का मोड़ हो रहा था। मेरी एक बात बहाना बन गई। मैंने हंसकर कहा, ये बताकर दुश्मन ने क्या मारा है, या एटम बम या कोई बम? दस्ती बम था। किसी ने चलती गाड़ी से इस हॉस्पिटल के गेट की तरफ फेंका था। गार्ड्स होशियार थे, लेट कर अपनी जान बचा ली। कमाल उजलत में था। वो कपड़े बदलने चला गया। कपड़े बदल कर निकला तो मैंने पूछा, नुकसान क्या हुआ? ख़ास नहीं, मेन गेट का एक सतून गिर गया है। दोनों गार्ड मामूली से ज़ख्मी हुए हैं। इलाके का डीएसपी और मजिस्ट्रेट आने वाले हैं। देख, तूने किसी का नाम नहीं लेना, इतनी अकल मेरे पास भी है। कमाल कमीज़ के बटन लगातार बाहर चला गया। इसमें 1% भी शुबा नहीं था कि यह कार्रवाई रबनवाज के आदमियों की थी। इन्होंने कमाल की बात पर यकीन नहीं किया था और इसे दहशतज़दा करने के लिए इसके हॉस्पिटल को निशाना बनाया था। इनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि कमाल को यह जताना था कि वो जब चाहें इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी इनका शुबा पुख्ता नहीं हुआ था, वरना इनकी कार्रवाई ज़्यादा शदीद होती। ये भी मुमकिन था कि वो हिफाजती इंतजाम जाँच रहे हों ताकि बाद में एक भरपूर हमला कर सकें। कमाल का हॉस्पिटल बेहद महफूज तो नहीं था, लेकिन इसके अंदर घुसकर मुसल्लह कार्रवाई करना भी आसान नहीं था। हॉस्पिटल में हर किस और नाकस को दाखिले की इजाज़त नहीं। कमाल ने ओपीडी हॉस्पिटल के एक बैरूनी हिस्से में रखी थी, जहाँ से बैरूनी मरीज़ों का चेक किया जाता था। अंदर दाखिले के 2 रास्ते थे, सामने वाला और अकबी रास्ता। दोनों पर 2 गार्ड्स मौजूद रहते थे। वो चेक किए बगैर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते थे। इसके अलावा 2 गार्ड हॉस्पिटल के अंदरूनी हिस्से में रहा करते थे, जिनका काम ख़ास तौर पर कमाल के घर की हिफाजत करना था। लेकिन ये अमूमी तौर पर अंदर के पूरे हिस्से पर नज़र रखा करते थे। ये सब पेशावर तरबियत याफ्ता गार्ड्स थे जो 12-12 घंटे की शिफ्टों में काम करते थे। इनके होते हुए किसी का अंदर घुसकर कार्रवाई करना आसान नहीं था। इसके बावजूद कमाल को अब मज़ीद मोहतात रहने की ज़रूरत थी और मुझे यहाँ से निकल जाना था। ऐन मुमकिन है कि यह धमाका इसलिए किया गया था कि मैं कमाल हॉस्पिटल में कहीं मौजूद हूँ तो घबरा कर बाहर निकलूँ और अब नवाज़ के भेड़िए मुझे छाप लें। कमाल 8 बजे आया था। इस वक्त कमर किचन में नाश्ता बना रही थी, इसलिए मुझे कमाल से अपने ख़दशात बयान करने का मौका मिल गया। इसने सुकून से मेरी बात सुनी और इससे इत्तफ़ाक़ किया। इसने कहा, मुझे यकीन है कि रबनवाज ने तुझे यहाँ से निकालने के लिए ये हरकत कराई है। कमाल, बहुत ज़रूरी हो गया कि तू हॉस्पिटल की सिक्योरिटी में इजाफा कर या कहीं और रिहाइश कर ले, मगर मेरा मशवरा है कि यहीं रह और अपनी हिफाजत में इजाफा कर ले। बल्कि एक काम कर, तेरा हॉस्पिटल जिस गली में है ना, ये एक तरफ से बंद है। दूसरे लोग जिनके बंगले इस गली में हैं, इनसे मिलकर अगली गली में एक सिरे पर गेट कर ले और वहाँ से सिर्फ इजाज़तशुदा लोगों को गुजरने दिया जाए। ये तजवीज़ भी मेरे जहन में कुछ अरसे से थी। मैं अब इस पर अमल भी करूँगा। आज ही सिक्योरिटी एजेंसी के कर्नल शब्बीर से गार्ड्स में इजाफा करने के लिए कह दूँगा। यार, ये तेरा कर्नल शब्बीर कैसा आदमी है? कर्नल मेरा नहीं है, तू शायद भूल रहा है। ये नीलम की जान पहचान वाला शख्स है, मगर मैंने इसे अच्छा आदमी पाया है। 71 की जंग लड़ चुका है और कोई तमगा भी मिला है। रिटायरमेंट से पहले इंटेलिजेंस में हुआ करता था, अब अपनी एजेंसी चला रहा है। कमाल की बात ने मुझे गौर करने पर मजबूर कर दी। अगर कर्नल शब्बीर इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता है तो वह मेरी मदद कर सकता है। मुझे इनके ख़िलाफ़ जहाँ से मैं रिहा हो आएगा, इस मामले में अकेला कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कमाल से कहा, यार, अगर मैं इस चक्कर से निकलने के लिए कर्नल की मदद लेना चाहूँ तो क्या वो मेरी मदद करेगा? मैं क्या कह सकता हूँ? इसने शाने उचकाए। कर्नल अब फ़ौज में नहीं है, लेकिन इसके ताल्लुकात यकीनन होंगे। जहाँ तक इसके मिजाज का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि बेहतर होगा तो नीलम से बात करे। ये तूने काम का मशवरा दिया। मैंने कमाल के फ़ोन से लंदन में आकिल का नंबर मिलाया। फ़ोन इसने उठाया था। शायद अभी ड्यूटी से आया था, इसलिए झलाया हुआ लग रहा था। कौन है भाई इस वक्त? तेरे जोरू का भाई। मैंने जवाब दिया। आप वो कराया, बस आपकी कसर रह गई थी। कहीं हैथर वायर पोर्ट से तो नहीं बात कर रहे कि वो बकल्लम खुद आपको आकर ले जाऊँ? मैं इतनी सी बात के लिए तुम्हें जहमत नहीं दूंगा। ये बताओ कि सब खैरियत है ना? नवादरात का मामला कहाँ तक पहुँचा? इनकी वापसी के आसार नज़र आ रहे हैं। किसी हद तक मैं कोशिश कर रहा हूँ। मसला यह है कि इन दोनों एक लम्हे की फुर्सत नहीं है। अखबार का काम फैल रहा है और मेरा एक निजी चैनल से भी मुआहदा हो गया है। यहाँ यूरोप में इनका नुमाइंदा और रिपोर्टर हूँ। अभी कल मुझे डबलिन जाना है एक सरबराह कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए। गुड, गोया एनी ने रफ्ता रफ्ता तुम्हें इंसान से शोहर बना दिया है, यानी जिम्मेदारियाँ ढोने वाला गधा। इसने शर्त आ भरी और ख़बरदार किया। कायम मकाम सुसर साहब, मत भूलने कि यह वक्त आप पर भी आ सकता है। ऐसा करो कि नवादरात वाला मामला रईस के सपुर्द कर दो। मैंने इसे मशवरा दिया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसके आने से मेरा बोझ हल्का होगा। अब जाकर ज़रा नीलम को उठा लो। वो घबरा गया। ना बाबा,
कल मैंने इन्हें ऊँगते हुए छेड़ दिया था कि शामत आ गई। इतनी सुनाई कि मैंने सहाफ़ी होने के बावजूद गुज़श्ता 10 सालों में नहीं सुनी होंगी। सोते से उठा दिया तो वो मुझे दुनिया से उठा देंगे, मुझे तो माफ़ ही कर दे। मर्द होकर डरते हो। मैंने इसे डांटा, ऐसा करो एनी से कहो वो उठा देगी, अब इसे उठाओ। अक्ल ने मुर्दा लहजे में कहा, आखिर तुम सारे मुश्किल काम मुझसे क्यों कहते हो। 1 मिनट बाद एनी लाइन पर थी। भैया आप कैसे हैं? हम सब आपके कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब आएंगे? बहुत जल्द मेरी बहन। मैंने तसल्ली दी तो ऐसा कर नीलम को उठा दे, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता, एक गरीब डॉक्टर के फ़ोन से बात कर रहा हूँ। मैंने कमाल के घूरने की परवाह न करते हुए कहा, अल्लाह अल्लाह भैया, एक तो तूने इतने दिन बाद फ़ोन करते हैं और इतनी सी बात करते हैं, फिर मुझे क्यों उठाया? इसने खुफकी दिखाई। ये बता कर तेरा आने वाला मेहमान कैसा है? वो शर्मा कर हंसी, ठीक है, हमने इसका नाम भी सोच लिया है, तैमूर। कैसा रहेगा? तैमूर? क्या ये तय हो गया कि लड़का ही है? ये तुम किस किस्म की बातें पूछ रहे हो? ऐनी की बजाय नीलम के डांटने की आवाज़ आई थी। आम सी बातें। मैंने जल्दी से कहा, तुम कहाँ गायब हो? एक बार आए हो फिर गायब। नासिर, मैं जल्द पाकिस्तान वापस आ रही हूँ, ऐसा गज़ब मत करना। यहाँ मसाइल तुम्हारे हवाले से ज़रा गड़बड़ हैं, मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता, लेकिन मेरी बात का एतबार करो। नासिर, तुम सख्त बेईमान और धोखेबाज आदमी हो। इसके लहजे में खफकी थी। मुझे मालूम हो गया था कि तुम किस तरह ड्रामा करके रुके थे। उल्लू का पट्ठा। मैंने बेख्तियार रईस को याद किया। ये राज इसने फाश किया होगा, तुम्हारे आशिक नामराद ने। मैंने बना कर कहा, उल्लू का पट्ठा एक तरह सी बात पेट में नहीं रखती। मैंने अपनी कसम दी थी। नीलम हंसी। अच्छा अब काम की बात सुनो। नीलम, मुझे तुम्हारे कर्नल शब्बीर की मदद की ज़रूरत है। ये बताओ कि किस किस्म का शख्स है? बेहद असूल पसंद, सख्त गिर, लेकिन मुहब्बे वतन। नीलम ने चंद लफ्ज़ों में इसका हुलिया खींच दिया। बिल्कुल तुम्हारे कर्नल खान की तरह। बाय द वे, तुम्हें क्या काम है इससे? तुम पर नहीं बता सकता, बस समझ लो कि मुल्की सलामती का मामला है। तुम इन पर आंख बंद करके एतमाद कर सकते हो। मेरे चंद बेहतरीन दोस्तों में से हैं जो बगैर किसी गर्ज के महज दोस्ती का ताल्लुक़ रखते हैं। नीलम दूसरी बातें करने लगी। मैंने फ़ोन का उज़र किया तो इसने झट कर खुद लंदन से फ़ोन कर लिया। इनकी कमाल और कमर से भी बात हुई। रईस को भी उठा लाए थे। इसने मेरी गालियाँ हंसते हुए सुनी और बोला, कसम अल्लाह के प्यारे, ये इश्क आदमी की मत मार देता है। अब ये अपने अक्ल खां हैं, बीवी से ऐसे डरते हैं कि बस। मैं तो अभी शोहर भी नहीं हूँ। आदमी की बात है प्यारे, लेकिन तू आदमी कहाँ है? चंदा कहाँ है? रईस ने अचानक वो सवाल पूछ लिया जिससे मैं डर रहा था। यार चंदा के साथ एक मसला हो गया, लेकिन वो ठीक है, मैं तुझे फिर बताऊँगा। मैंने आहिस्ते से कहा, किसी और को मत बताना। अच्छा, सो रही है। रईस ने दूसरों को सुनाने के लिए कहा, इसे मेरा सलाम देना। फ़ोन बंद करने से पहले नीलम ने वार्निंग दी कि अगर मैं जल्द लंदन ना आया तो वो लाहौर आ जाएगी। बस अब मैं तुम्हें यूँ शुतर बेमहारते नहीं छोड़ सकती। हाँ मैं बैल हूँ जिसे तुम किसी कोलू से बांध दो। इन लोगों से बात करके मैं ख़ुद को बेहतर महसूस करने लगा था। रब नवाज़ की हरकत की वजह से दिमाग पर जो बोझ तारी हो गया था वो उतर गया। रही सही कसर गुसल और फिर कमर के बनाए लजीज़ पराठों ने पूरी कर दी थी। इसने घरदारी में हैरत अंगेज़ तरक्की की थी। मुझे याद है जब इसकी शादी नहीं हुई थी तो एक बड़ा सा बुटीक चलाने वाली को हांडी में सही से चमचा चलाना नहीं आता था। इसके हाथ से बनी रोटी खाना खास से दिल गुर्दे का काम होता था। और अब इसने खुद को एक मुकम्मल घर गृहस्थ औरत के रूप में ढाल दिया था, जिसकी ज़िंदगी का महवर घर, शोहर और इसके बच्चे थे। नाश्ता करके मैंने कमाल से कहा, कोई ऐसी तरकीब कर कि मैं किसी के नज़रों में आए बगैर यहाँ से निकल सकूँ। इसने सोचते हुए जवाब दिया, तू एम्बुलेंस में चला जा, मैं ड्राइवर से कह दूँगा, वो नया बंदा है, जॉर्ज अब हॉस्पिटल के एडमिन में शामिल है। भाई तुम नहीं जाओगे? कमर ने ज़िद्दी लहजे में कहा, मेरा जाना ज़रूरी है, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं जो मैं यहाँ रहकर नहीं कर सकता। मुझे चंदा को आज़ाद कराना है और अब नवाज़ को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना है। भाई मुझे मालूम है तुम फिर गायब हो जाओगे। कमर ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। तुम्हारा भाई महाज पर नहीं जा रहा। कमाल ने इसे डांटा, इसी शहर में रहेगा और हमसे रब्ता भी रखेगा। ये ठीक कह रहे हैं ना भाई? कमर ने मशकूक लहजे में दरियाफ्त किया। मैंने कहा झूठ की तायद की। बमुश्किल कमर से रुखसत होकर मैं कमाल के साथ हॉस्पिटल तक आया। इसने एम्बुलेंस के ड्राइवर से कहा, खान न्याज मेडिकल से दवाओं के कार्टन लाने में मैं स्लिप दूंगा, कार्टन देख लेना पैक हों और स्लिप के मुताबिक हों। कमाल ने इस गोरे चिट्टे ड्राइवर को एक कागज़ दिया और हाँ इनको भी रास्ते में जहाँ कहीं उतार देना, ये मेरे दोस्त हैं। पठान ड्राइवर ने सीने पर हाथ रखकर न्याजमंदी का इजहार किया। मैंने कमाल से कहा, यार मुझे अफसोस है कल रात मेरी वजह से तुम पर ये आफतें आईं। बकवास ना कर। इसने खींच कर मुझे सीने से लगाया। मुझे शर्मिंदगी है कि तुझे क्यों जाने दे रहा हूँ। काश मैं भी रईस और चंदा की तरह से साथ दे सकता। मैं और तुम एक ही काम कर रहे हैं, ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। मैंने गर्म जोशी से इसका हाथ दबाते हुए कहा और एम्बुलेंस के अकबी हिस्से में सवार हो गया। वैन नुमा एम्बुलेंस का अकबी हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता था। सिर्फ ड्राइवर के पास एक खिड़की खुली रहती थी। बाहर से किसी के लिए अंदाज़ा लगाना महाल था कि अंदर कोई है या नहीं है। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिए और एम्बुलेंस रवाना हो गई। कमाल ने अक्लमंदी की कि ड्राइवर को एक काम भी बता दिया था कि अगर कोई निगरानी कर रहा हो तो इसे शक भी ना हो। एम्बुलेंस माल रोड पर वाक़ एक बड़े मेडिकल स्टोर के सामने जाकर रुकी और ड्राइवर उकता उठकर अंदर चला गया। मैं अकबी जारी से देखता रहा कि कोई गाड़ी हमारा ताक़ुब तो नहीं कर रही, लेकिन पुरहजुम सड़कों में से इसका अंदाज़ा लगाने में नाकाम ही रहा। वापसी पर मैंने ड्राइवर से कहा, खान वापसी में ज़रा वीरान सड़कों से गुजरना और जहाँ मैं कहूँ वहाँ गाड़ी रोक देना। जो हुक्म साहब। इसने खिड़की की तरफ मुँह करके कहा। इसने ज़ैली सड़कों से गाड़ी गुजारना शुरू कर दी और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे ताक़ुब में कोई नहीं है
तो खान से गाड़ी रोकने को कहा और वहीं उतर गया। मुझे उतार कर वो आगे रवाना हुआ और इसमें पैदल मार्च शुरू कर दिया। मेरे पास मुख्तसर से बैग के सिवा जिसमें रबनवाज के खिलाफ सबूत थे और तन के कपड़ों के कुछ नहीं था। मैं नीलम हाउस का रुख नहीं कर सकता था। अब्बासी के घर बाकी नहीं रहा था। शबनम नामालूम कहाँ थी। दुश्मन एक एक करके मेरे सारे दोस्तों को मुझसे दूर कर रहा था और सारे ठिकाने मेरे लिए ममनुआ होते जा रहे थे। कुछ दूर पैदल चलकर खुशकिस्मती एक टैक्सी सूरत में सामने आई। ये येलो कैब थी जिसे एक खुशपोश और सूरत से महजब नज़र आने वाला नौजवान चला रहा था। इसने खुद ही टैक्सी रोक दी। कहाँ जाना है जनाब? मैं अकबे नशिस्त पर बैठ गया। फिल वक्त तो किसी नज़दीकी PCO तक चलो। मुझे हैरत हुई जब तक इसने किराया तय किए बगैर मीटर डाउन किया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। मुझे खुशी हुई कि इस काम में नौजवान और पढ़े लिखे अफराद सामने आ रहे थे जिनका तर्ज अमल इस मामले में रिवायती टैक्सी ड्राइवर से खासा मुख्तलिफ था। मैं बरतानिया और यूरोप के दूसरे मुल्कों में टैक्सी सफ़र कर चुका था। वहाँ ड्राइवर सही मानों में महज़ब और पेशावर होते थे। कभी कभार ऐसे ड्राइवर्स हमारे यहाँ भी नज़र आ जाते हैं। 10 मिनट बाद इसने टैक्सी के एक PCO के सामने रोकी। मैंने कमाल कर दिया। कर्नल शबीर के दफ्तर का नंबर मिलवाया और रोज़ ठीक 9 बजे दफ्तर आ जाता था। वक्त के मामले में जुनूनी था और अपने आदमियों से भी इसकी पाबंदी कराता था। राब्ता होते ही एक भारी और सर्द आवाज़ आई। यस कर्नल स्पीकिंग हुईज़। मैं नासिर अजीम बात कर रहा हूँ, मैंने मोहतात अंदाज में कहा, नीलम के रेफरेंस से। कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने किस कदर बदले हुए अंदाज में कहा, मैं ये नाम सुना है लेकिन तुम्हारे पास सबूत है कि तुम ही नासिर अजीम हो? ये सबूत मैं मुलाकात पर ही पेश कर सकता हूँ। मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया है। ओके आ जाओ। इसने मेरा तवक्कुफ़ कहा। कितनी देर में पहुँच रहे हो? मैं आपके दफ्तर से शायद 20 मिनट की मुसाफत पर हूँ। अब आधे घंटे के बाद वक्त रख लें। आधे घंटे के बाद का वक्त रख लें। ओके। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं अदायगी करके बाहर आया और टैक्सी ड्राइवर नौजवान को कर्नल के दफ्तर का पता बताया। खुद सीट की पुश्त से एक टेक लगा ली। इसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद मैंने आंख खोली तो चौंक गया। वो इस तरफ नहीं जा रहा था जिस तरफ कर्नल का दफ्तर था। ये कहाँ जा रहे हो? मैंने सख्ती से कहा। गाड़ी मैंने CNG डलवानी है। इसने मुड़े बगैर कहा। गैस ख़त्म हो गया है। CNG स्टेशन इस तरफ पड़ता है, बस 2 मिनट लगेंगे। ओहो। मैं आराम से वापस नशिस्त टिक गया था। हालात ने मुझे इस कदर हसास कर दिया था कि मैं ज़रा सी बात पर शक करने लगा था। इस ज़माने में CNG नई मुतारिफ हुई थी और लाहौर में इसके 1-2 ही गैस स्टेशन थे। दूसरी बार मुझे ड्राइवर की हरकत ने चौंका दिया। वो बार बार अकबी आईने में देख रहा था। मैंने गैर महसूस अंदाज में पहलू बदला और अकबी आईने में देखा। मुझे एक कार नज़र आई। सुमई रंग की ये बड़ी सी कार थी और मुसलसल हमारे पीछे ही आ रही थी। इसके अगले हिस्से में 2 अफराद नज़र आ रहे थे और अकब में कितने थे इसका अंदाज़ा इतनी दूर से लगाना मुमकिन ना था। CNG स्टेशन कहाँ है? मैंने पूछा। बस ज़रा दूर है जनाब। इसने घबराते हुए लहजे में कहा। मगर जब तुमने टैक्सी रोकी तो मैंने पेट्रोल की बू महसूस की। मैंने तुक्का लगाया। जी पेट्रोल भी है। वो मज़ीद घबरा गया था। इस लम्हे पिछली कार तेज़ी से हमारी तरफ आने लगी थी। मैंने पिस्टल निकाल कर इसके सर से लगा दिया। अकबी कार में कौन है? मुझे क्या मालूम, वो हकलाया। इसी लम्हे सुरमई कार हमारे बराबर में आ गई। मैंने इस ड्राइवर के साथ बैठे शख्स के हाथ में एक मुहिब नाजल देखी। जाओ। मैं सीटों के दरमियानी खला में गिरते हुए चलाया। अगले ही लम्हे तड़तड़ाहट की खौफनाक आवाज़ के साथ टैक्सी लहराने लगी। इसकी खिड़कियों के शीशे टूट कर बिखर रहे थे। फायरिंग शायद सब मशीन गन से की जा रही थी। गोलियां तवातर से कार पर पड़ रही थीं और इसकी ढाली बाडी में सुराख करती निकल रही थी। कई गोलियां मेरे आसपास से गुजर रही थी। वो खबीस इतने तवातर से फायर कर रहा था कि मुझे जवाबी फायर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इस दौरान मैं टैक्सी बुरी तरह लहरा रही थी और इसका नौजवान ड्राइविंग स्टीयरिंग पर सर रखे लेटा था। वो यकीनन मरहूम हो चुका था। इसने किसी मामूले से लालच की अवध जान गंवा दी थी। मुझे हैरत थी कि दुश्मन ने मुझे तलाश कैसे कर लिया। कमाल के हॉस्पिटल से कोई मेरे पीछे नहीं था। ये शायद इत्तेफाक था। अगर टैक्सी वाला नौजवान भी इनका साथी था तो इसने दूसरों को कैसे आगाह किया? गालिब इस वक्त जब मैं PCO से कर्नल शब्बीर से बात कर रहा था, इसके बराबर एक दूसरा PCO भी था। इसने शायद वहीं से फ़ोन कर दिया होगा। फिर आखिर मशीन गन का मैगज़ीन ख़त्म हुआ और मैं उठ कर खड़ के किसी सुरमई कार पर गोलियां बरसाने शुरू की। मेरा पहला निशाना मशीन गन पर था जो इसमें दूसरा मैगज़ीन लगा रहा था। गोली ने इसका भेजा बिखेर दिया। वो ड्राइवर पर औंधा हुआ तो सुरमई कार भी लहराने लगी। मैंने बाकी गोलियां इसके अकबी टायरों पर सर्फ कर दी। इनमें से एक कारआमद साबित हुई। टायर धमाके से फटा। मैंने झपट कर टैक्सी का स्टीयरिंग सीधा किया। बनने के बाद नौजवान स्टीयरिंग पर ही सीधा हो गया था, इसलिए टैक्सी ज़्यादा नहीं लहरा रही थी। इसका पैर एक्सीलेटर पर ही था। वहाँ मैंने सामने से खंबे को तेज़ी से आते देखा। वक्त बिल्कुल नहीं था। मैंने लम्हे में फ़ैसला किया और बाएं तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए खुद को बाहर गिरा दिया। मैं दरवाजे से सीधा फुटपाथ पर गिरा और कुछ दूर तक लड़खड़ाता चला गया। अल्लाह भला करे इस शख्स का जिसने चिकने फुटपाथ पर गन्ने के कटे हुए टुकड़े डाल दिए थे। इसकी वजह से मैं चोटों से महफूज रहा था। जब मैं सीधा खड़ा हो रहा था तो एक असाब शिकन धमाके ने मुझे दोबारा गिरा दिया। मैंने सर उठाकर देखा। शामत की मारी सुरमई कार खंबे में और टैक्सी के दरमियान आ गई थी तो साधुओं ने इसे पचका कर रख दिया था। इसकी हालत से जाहिर था कि इसके अंदर मौजूद किसी शख्स के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने उठकर पहले अपना पिस्टल तलाश किया और इसे जेब में रखकर कारों की तरफ बढ़ा। टैक्सी ड्राइवर तो बिलाशुबा अपने किए की सज़ा पा चुका था। मैंने अकबी हिस्से से सुरमई कार में झांका तो मुझे हैरत का झटका लगा। एक गर्दन गैर फितरी अंदाज में पीछे की तरफ घूमी हुई थी। इसका धड़ नशिस्तों के दरमियान फंसा हुआ था। मैं इस चेहरे को पहचानता था। ये वही था जो मेरे हाथों अपना घुटना तोड़वा कर रिटायर हुआ था। गोया ये तो मेरे पीछे लगे हुए थे जो मेरी तलाश में हैं। मैं रब नमाज पर शक कर रहा था।
अगर ये दोनों एक ही थे, नीले चट्टे बट्टे थे, मगर इनके मफादात मुतसादिम थे। कि रिहायशी इलाका था इसलिए इतनी तेज़ी से हजूम नहीं हुआ था, मगर फिर भी खासे लोग निकल आए थे। क्या हुआ जनाब? एक आदमी ने मुझे मशकूक अंदाज में देखा। बस साहब, अल्लाह ने बचा लिया है, वरना इन कम बख्तों ने मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फुटपाथ पर छलांग ना लगाता तो मैं भी गया था। ये एक दूसरे पर गोलियां बसा रहे थे, इसी चक्कर में हादसा पेश आ गया। इस बयान ने सूरत हाल बदल दी और अब लोगों की तवज्जो मेरे बजाय कारों पर हो गई थी। मैं गैर महसूस तरीके से पीछे हटा और फिर तेज़ी से चल दिया। गिरने और लड़ने के दौरान मेरा शलवार कुर्ता ख़राब हो गया था, लेकिन यह ख़राबी इतनी ज़्यादा नहीं थी जब तक कोई ख़ास तौर से मेरी तवज्जो ना देता। इससे महसूस नहीं कर सकता था। ज़रा आगे जाकर मैंने एक दूसरी टैक्सी रोकी और इससे पहले एक मारूफ गारमेंट स्टोर चलने के लिए कहा। वहाँ जाकर मैंने अपने लिए एक सूट लिया। इस बार मैंने पैंट शर्ट ली, इसमें कफलो हरकत में आसानी होती है। वहीं ट्राई रूम में लिबास बदला और अपना लिबास एक शॉपर में करके साथ ले लिया। रास्ते में एक मजदूर टाइप शख्स जा रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए टैक्सी को रुकवा कर शॉपर इसे पकड़ा दिया। मैं आधे घंटे का कहकर पूरे सवा घंटे बाद कर्नल के दफ्तर में पहुंचा था। दफ्तर खासा शानदार था और इसे अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। इस्तकबालिया पर बैठी लड़की ने मेरा नाम सुनकर कहा, आप कहाँ थे? बॉस बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं। मैं वहाँ था जहाँ खुद मुझे अपनी खबर नहीं थी। मैंने सर्द आ भर कर कहा, बहरहाल अब तुम इन्हें मेरी तशरीफ़ आवरी की खबर दे सकती हो। इसने इंटरकॉम उठाकर अपने बास को मेरी आमद के बारे में मुतला किया और फिर वहाँ से जवाब सुनकर इसका मुँह लटक गया। इसने इंटरकॉम रखा और बोली, बास ने मुलाकात कैंसिल कर दी है, अब आप जा सकते हैं। ये कबूल सूरत और किस कदर भारी बदन की लड़की थी। इससे मोटी की बजाय गदराए हुए जिस्म की कोहना ज़्यादा दुरुस्त होता। मैं इसकी तरफ झुका। आप फिर अपने बॉस से बात करें, इन्हें बताएं कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस मुलाकात के लिए यहाँ तक पहुँच गया हूँ, वरना बेरोज़े क़यामत ही मुलाकात होती। मैं नहीं कह सकती, इसने नर्वस होकर कहा। कर्नल गुस्सा करेंगे। नहीं करेंगे, जब तुम इन्हें बताओगे कि मुझसे मुलाकात करके वो शायद इस मुल्क को कौम पर एहसान करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसने बेबसी से कहा, मैं बात नहीं कर सकती, प्लीज़ आप जाएँ। तुम नहीं कर सकती तो मैं कर लेता हूँ। मैंने इंटरकॉम उठाते हुए कहा। इसके एहतजाज से पहले बोला, कर्नल ये कौमी सलामती का मामला है, मेरा कोई ज़ाती गरज नहीं है आपसे मुलाकात में। ओके, पीओ को फ़ोन दो। मैंने इंटरकॉम इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसके चेहरे पर बिलाशुबा 12 बज रहे थे और कर्नल की बात सुनकर इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई थी। इसने इंटरकॉम पटने के नात में रखा और रोने के अंदाज में बोली, आप जाइए अंदर, आपने मेरी नौकरी ख़त्म करवा दी है, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा। मैंने इसे तसल्ली दी और इसकी कुर्सी के अकब में वाक़ दरवाजे में दाखिल हो गया। खिलाफ तवक्का कर्नल और इसका कमरा दोनों सादा से साबित हुए। पूरे कमरे में सुरमई कालीन बिछा हुआ था। एक मेज़ थी जिसके एक तरफ कर्नल बैठा था और दूसरी तरफ चंद कुर्सियां थीं। मेज़ पर दफ्तरी नौयत का सामान और कालीन नज़र आ रहे थे और फाइलें भी थीं। खुद कर्नल की शख्सियत किसी भी तरह इस ओहदे से मैच नहीं कर रही, मेल नहीं खानी थी। वो शायद 5.5 फुट कद का और मुतवस्सित जिसामत का शख्स था जिसने हिटल मार्क मूछें रखी थी। आम से नकूश थे, लेकिन इसकी आंखें चमकदार और सर्द थीं। इसने इनमें मज़ीद सर्द महरी लाते हुए कहा, मिस्टर नासिर अजीम, तुम पूरे पौने घंटे लेट पहुँचे हो। जी कर्नल, लेकिन इसकी वजह भी थी। इस मुलाकात की अहमियत का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे रास्ते में मार डालने की कोशिश की। इस कोशिश में वो लालची ड्राइवर जो मेरी टैक्सी चला रहा था और दूसरी कार में सवार 4 अफराद मारे गए, जिनमें से एक यकीनी तौर पर मुझे कोई अजीब से आदमी लगते थे। खूब कर्नल के अंदाज में दिलचस्पी पैदा हुई। बैठो। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया और इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी से कहा, 2 कॉफ़ी भिजवा दो। मैं कुर्सी पर बैठ गया और चलने में मुझे तोलने वाली नज़रों से देखता रहा। नासिर अजीम, ये किस्सा क्या है? एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसने तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वही जो पाकिस्तान को जो हर किसी को पाकिस्तान से होती है, जो ज़रा भी मुहब्बे वतन हो। बात दरअसल तफसील तलब है, अगर आपके पास वक्त हो। मेरे वक्त की फ़िक्र ना करो। इसने मेरी बात काटी, लेकिन तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं तुमसे चंद सवालात करना पसंद करूँगा। जी ज़रूर। इसने मेरे बारे में कुछ ज़ाती नौयत के सवाल किए। मुझसे हवाले चाहिए। कर्नल ख़ान और अबू बकर आज़ाद साहब के बारे में सुनकर वह चौंका था। कर्नल ख़ान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 71 में वो मेरे यूनिट में ही था। इतने शानदार सिपाही मेरे नज़र से कम ही गुजरे हैं। मामला इन कर्नल ख़ान का भी है। इन्होंने मेरी शफ़क़त से परवरिश नहीं की, बल्कि मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनके तो फ़ैल से ही हूँ। इनकी अकलौती बेटी चंदा आज मेरे दुश्मन रब नवाज़ के कब्ज़े में है और रब नवाज़ इस सरहद ज़मीन का गद्दार है। इसके सरहद पार ताल्लुकात हैं। कर्नल की आंखों में चमक आ गई थी। अब मैं तुमसे बात सुनने के लिए तैयार हूँ। शुरू हो जाओ। मैं अगले 2 घंटे तक बोलता रहा। इसी दौरान मैं इसकी सेक्रेटरी दोबारा काफ़ी ले आई थी। इसने दो बार किसी साहब की आमद की मुतला दी और 2 ही बार बाहर से फ़ोन आए। कर्नल ने 2 बार मना कर दिया। दूसरी बार वो काफ़ी देकर गई तो मैंने मुस्कुरा कर कर्नल से कहा, आपने बेचारी को खौफजदा कर दिया है। अगर इसकी नौकरी गई तो मुझे सख्त अफसोस होगा। डोंट वरी यंग मैन, अपनी बात करो। कर्नल ने टोक दिया। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो कमरे में सन्नाटा छा गया। कर्नल उठकर कुछ सोचते हुए टहल रहा था। मैं खामोशी से इंतज़ार करता रहा, हत्ता कि कर्नल दोबारा अपनी कुर्सी पर आ बैठा। इसने मुझसे सपाट लहजे में कहा, तुम इससे क्या चाहते हो नासिर अजीम? मैंने हैरत से इसे देखा। आप अब भी ये सवाल कर रहे हैं? हाँ, पूछना ज़रूरी है। क्या तुम मेरे असर और रसूख की मदद चाह रहे हो? मामला मुल्की सलामती का है, लिहाजा
मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, लेकिन इस मामले को किस तरह डील करते हैं ये इन पर है। मैं इस जगह आकर बेबस हो जाऊँगा। इदारे मुल्क को अहमियत देते हैं, अफराद को नहीं। इन्हें चंदा से वो दिलचस्पी नहीं होगी जो तुम्हें या कर्नल खान से ताल्लुक़ के नाते मुझे है। जब सर पर पड़ जाए तो मुजरिम सबसे पहले गैर ज़रूरी गवाहों से छुटकारे की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपकी बराह रास्त मदद चाहूँ तो इस सूरत में मुझे पहले हालात को देखना होगा। मेरे पास वसाइल हैं और आदमी भी हैं, लेकिन पहले मैं रब नवाज की ताकत का अंदाज़ा लगाऊंगा। बदकिस्मती से मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे दुश्मन के बारे में मालूमात फराहम करे। चंद एक लोग हैं जिन्हें मैंने एजेंसी के कामों के लिए तरबियत दी है। मैं इनसे काउंटर इंटेलिजेंस का काम नहीं ले सकता। मुझे मायूसी हुई थी, गोया आप कुछ नहीं कर सकते। कर्नल मुस्कुराया। बहैसियत एक पेशावर सिपाही मैं हक़ाइक़ को अहमियत देता हूँ, और बहैसियत मुसलमान मुझे मेरा मज़हब बताता है कि मायूसी कुफ़र है। तुमने जो बताया इससे रब नवाज और इसके ख़ानदान की हैसियत एक बिगड़े हुए जागीरदार घराने के तौर पर सामने आती है, लेकिन इस जैसे इदारे इनके रवाबित का मतलब है कि हम इनकी ताकत का गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। देखो, मामला मुतवाज़िन है। अगर तुम्हारे पास रब नवाज के जराइम के सबूत हैं तो इसके पास चंदा है। अब ना तुम इसके ख़िलाफ़ खुलकर कार्रवाई कर सकते हो और ना वो कर सकता है। अगर इसने तुम्हारे पीछे लगाया है किसी को तो मेरी मदद हासिल कर रहे हो, यानी बराह रास्त मुलव्वस होने से बच रहे हो। रब नवाज ने आदमियों के लिहाज से ताकतवर है, लेकिन वो सामने रहने पर मजबूर है। तुम अकेले हो, इसलिए आसानी से इसकी नज़रों से बच सकते हो। यहाँ भी मुतवाज़िन मामला है। आपका तजर्बा, आज का तजिया दुरुस्त है। मैंने सर हिलाया। अब तुम अपने नफ़ा नुकसान का हिसाब लगाओ। एक तरफ तुम रब नवाज को नहीं छोड़ सकते, बाहर सूरत इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहते हो, दूसरी तरफ इसकी कैद में मौजूद चंदा को भी नुकसान पहुँचना नहीं देख सकते। अब बताओ कि तुम्हारी पहली तरजीह क्या है? चंदा की बाहिफाजत रहाई? मैंने बिला तवक़्क़ुफ़ कहा। इसके लिए तुम्हें रब नवाज के वो सबूत वापस करना होंगे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैंने फिर कहा, इस सूरत में तुम आइंदा इस पर दबाव डालने के काबिल नहीं रहोगे। मैं कोई और रास्ता निकाल लूँगा। दूसरा मामला वाकई तशवीशनाक। मेरे नज़दीक भी ये सूरत हाल है, कर्नल ने कहा, लेकिन मुझे यकीन है हम इस पर काबू पा लेंगे। इस मामले में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रहा तीसरा पहलू, यानी नीम हैवानी मखलूक की तैयारी, तो ये बात भी खुफिया एजेंसियों से पोशीदा नहीं है। नीलम हाउस से पकड़ी जाने वाली बच्ची को मैंने ही आर्मी इंटेलिजेंस के मेडिकल यूनिट के सपोर्ट किया था, और आजकल इसका तजिया और साथ में तरबियत की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि तजिए से आप लोग इसकी हकीकत तक पहुँच सकेंगे। अगर ऐसा होता तो बहुत से मुल्क के पास ये कहीं बेहतर साइंसी सहूलियात है। इस सारे मामले में असल अहमियत हाशिम रज़ा की है। इसका जल्द अज जल्द हुकूमत की तहवील में आ जाना ज़रूरी है। वो पीर सुबहान शाह के पास है, और सुबहान शाह भी कोई मुहिब वतन आदमी नहीं है। वो प्रोफेसर की असल अहमियत से वाकिफ़ होकर इसे किसी पार्टी के हाथ भारी कीमत पर बेच दे। तुम ठीक कह रहे हो, प्रोफेसर हाशिम रज़ा का हमारी तहवील में आना ज़रूरी है। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो मसला ख़राब भी हो सकता है। शुक्रिया कर्नल, आपने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैंने ममनूनियत से कहा। नो यंग मैन, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुमने तहक़ीक़कारी के बहुत बड़े अड्डे को नकाब कर दिया है। खिदमत की है हमारी, जो हकीकत हमारे सुपुर्द की गई है। कर्नल ने अचानक खड़े होकर मुझे सैल्यूट किया तो मैं शर्मिंदा हो गया था। मैंने सिर्फ अपनी जान बचाई है, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने उठते हुए कहा, आप मुझे इजाज़त दें। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। दुश्मन तुम्हें पागल कुत्ते की तरह तलाश कर रहा हो। फिलवक्त तुम्हारे लिए रूपोश रहना ही अहम है। कर्नल, मैं पाबंदी कबूल नहीं करता। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, पाबंदी नहीं मेरे बेटे, ये एहतियाती तदाबीर हैं। तुम दुश्मन के खिलाफ ट्रम्प कार्ड हो और तुम्हें बचाना ज़रूरी है। कुछ देर की बात है, वैसे भी तुम्हारा अपने पुराने ठिकाने पर पाया जाना ख़तरे से खाली नहीं होगा। मैंने इसकी बात पर गौर किया। वाकई मुझे एक और ठिकाने की ज़रूरत थी जहाँ दुश्मन का ख्याल भी ना जा सके, और वहाँ सुकून से बैठकर रब नवाज से चंदा की वापसी के मुज़ाकरात कर सकूँ। कुछ देर सोचने के बाद मैंने इसकी बात मान ली। कर्नल खुश हो गया। इसने फ़ोन पर किसी नादिर खान को आने के लिए कहा। कुछ देर बाद एक उधेड़मर्द शख्स अंदर आया। मूँछों और सुर्ख आंखों से कोई बदमाश नज़र आता था। इसने कर्नल को सैल्यूट किया और खामोश खड़ा हो गया। ये नासिर अजीम है, इन्हें मॉडर्न टाउन वाले बंगले में ले जाओ और ज़रा होशियारी से जाना। जी सर, इसने मुख्तसरन कहा और मेरी तरफ देखा। उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया कर्नल साहब। मैंने इसे एक बार फिर नादिर खान के साथ बाहर निकल आया। नादिर खान ने दफ्तर के अहाते में खड़ी एक छोटी कार का दरवाज़ा खोला। इसके शीशे रंगीन थे, जिससे बाहर तो देखा जा सकता था, लेकिन अंदर बैठने वालों को देखना मुमकिन नहीं था। नादिर खान ने कार सड़क पर निकाली थी कि सामने से अखबार फरोश लड़का चिल्लाता अखबार लहराता नज़र आया। जब हम इसके पास से गुजरे तो इसके अल्फाज मेरे कानों पर पड़े थे। आज की ताज़ा खबर, उस्ताद मोहिउद्दीन को कत्ल कर दिया गया था। आज की ताज़ा खबर। अखबार इसके हाथ में लहरा रहा था। मॉडल टाउन का यह बंगला ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक कनाल पर बना होगा, लेकिन इसका अंदाज़ तमीर बता रहा था कि यह आम घरों से मुख्तलिफ है। इसकी चार तरफ से ऊंची संगी दीवारें और इन पर लगी खारदार तारें, अंदर दरवाजे मजबूत थे और खिड़कियों पर भारी आहनी गर्ल्स लगी थी। नादिर खान ने कार पोर्च में रोकी। इसके हारन बजाने पर अंदर से एक मजबूत जिसामत की नौजवान औरत बरामद हुई। इसने सलवार कमीज़ के साथ पैरों में जोगर पहन रखे थे। न जाने क्यों इसे देखते मेरे जहन में एथलीट का लफ्ज़ आया। इसकी जिसामत में नस्वानियत का अंसर कम ही था। सायका, इन्हें कर्नल साहब ने भेजा है, अब ये यहीं रहेंगे। आर्जी तौर पर इनके रहने का बंदोबस्त करो और बाकी हदायत कर्नल साहब से ले लेना। हाउ डे यू डियर।
इसने बेतकल्लुफ़ी से मुझे हाथ मिलाया। मुझे नासिर अज़ीम कहते हैं। मुझे इजाज़त है जनाब अली, नादर खान ने रस्मी तौर पर पूछा और मेरे सर हिलाते अपनी नन्ही सी कार में बैठकर रवाना हो। आइए अंदर नासिर साहब, साइका ने इसके जाने के बाद कहा। बंगला अंदर से भी सादा था, इसकी रिहाइश के अंदाज में सूरत नज़र आती थी। साइका मुझे अकबी हिस्से के एक कमरे में ले आई। आप यहाँ रहेंगे, ये बराबर में बाथरूम है, अगर किसी शय की ज़रूरत हो तो ये इंटरकॉम है, 1 नंबर किचन का है, 3 नंबर दरवाजे का और मुझसे रब्ता 4 नंबर पर होगा। क्या ये फ़ोन भी है? हाँ, लेकिन इस पर कॉल सिर्फ आती है, जाती नहीं। इसके लिए आपको गैलरी में रखा फ़ोन इस्तेमाल करना हो। मैंने सर हिलाया। अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो आप पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बेहतर होगा अगर कर्नल साहब ने आपको कुछ हदायत दी हैं तो आप इन पर अमल करें। फ़िलवक्त मुझे ज़ोरदार भूख लग रही है। मैंने पेट पर हाथ फेरा। इसने घड़ी देखी। अब से आधे घंटे में खाना मेज़ पर तैयार होगा। सामने वाले हिस्से में तीसरा दरवाज़ा है, इस पर डाइनिंग रूम की तख्ती लगी है। तब तक आप चाय तो आराम से यहाँ बात ले लें। शुक्रिया। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। वेलकम। वो मुस्कुराई। इसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर गिरकर अपने हालात पर गौर करने लगा। तकदीर ने किस तरह मुझे अपने हाथों का खिलौना बना लिया था। जब मैं खुश उम्मीद होता हूँ तो दुश्मन की तरफ से मायूसी मिलती है, और जब मैं मायूस होता हूँ तो तकदीर मेरे लिए नई राह खोल देती है। इतना कुछ करने और बेशुमार हमलों के बावजूद मैं रब नवाज़ का कुछ बिगाड़ने में नाकाम रहा था। जब कुदरत इसे सज़ा देने पर आई तो इसका नौजवान बेटा मौत की आगोश में जा सोया। बीवी घर से भाग गई। बहू और पोते को मैं निकाल कर ले गया। प्रोफेसर हासिम रज़ा के गायब होने से इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंसूबा नाकाम हो रहा था। मुझे यकीन था कि इसके अड्डे और मेरी फरार होने के बाद रब नवाज़ और इसके ताल्लुकात भी दरार आई होगी। गोया सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि मुझे महसूस हो रही थी। कर्नल शबीर जिस तरह इस मामले में फ़िक्रमंद था, मुझे यकीन था कि इस मामले में जल्द कुछ करेंगे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंका। कम इन। साइका अंदर आई। इसने कहा खाना लग गया है, डाइनिंग रूम में चलिए। मैं इसके हाथ डाइनिंग रूम तक आया। यह भी सादा सी जगह थी जहाँ 6 अफराद के लिए एक मेज़ रखी थी और खाने वाले सिर्फ हम 2 थे। कुछ देर खामोशी से खाना खाने के बाद इसने सवाल किया, क्या यह कर्नल की अपनी रिहाइशगाह है? इसने नफ़ी में सर हिलाया। यह बंगला कर्नल के मेहमानों के लिए मखसूस है। किस किस्म के मेहमान? मैंने मानी के अंदाज में कहा। पसंदीदा या नापसंदीदा, दोनों तरह के। इसने रुक कर पानी लिया। खाने के बाद इसने पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? 1 गिलास गर्म दूध। मैंने कहा, साथ में कुछ फ़ोन्स करना चाहूँगा। फ़ोन गैलरी में है। इसने जवाब दिया, दूध आपके कमरे तक पहुँचा दिया जाएगा। मैंने गैलरी में आकर सबसे पहले कमाल का नंबर मिलाया। नासिर बोल रहा हूँ, मैं कर्नल शबीर के पास हूँ। गुड, ये तो ठीक जगह है। यहाँ फ़िलवक्त सब खैरियत है। कर्नल की एजेंसी 2 बॉडीगार्ड्स और आ गए हैं। हमले के बाद लोगों में जो ज़रा खौफ आ गया था वो भी कम हो गया है। हमले की खबर फैलते ही मीडिया के नुमाइंदे और जानने वाले दौड़े चले आए थे। बड़ी मुश्किल से इनसे जान छुड़ाई है। मैंने इसे अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में नहीं बताया और कुछ देर बात करके फ़ोन बंद कर दिया। फिर नीलम हाउस का नंबर मिलाया। फ़ोन खाला बानो ने उठाया। नासिर बात कर रहा हूँ। खाला, कैसे हो मियाँ? अरे ये बच्ची बेचारी बहुत परेशान है, रोती भी रही है। बच्ची? कौन बच्ची? वही जिसे तुम साथ लाए थे, फरियाल। इससे क्या हुआ? मैंने हैरत से कहा, ज़रा इसे बुलाइए। अभी बुलाती हूँ मियाँ, खाला कहकर चली गई। फरियाल गालिबन दौड़ी होती आई। इसकी सांस फूली हुई थी। आप कहाँ हैं, कैसे हैं? कहते कहते वो रो दी थी। मैं ठीक हूँ दोस्त, अभी मरा नहीं हूँ, मैं कोफत में मुबतला हूँ। सॉरी मैंने आपको परेशान किया। इसने खुद पर जल्दी से काबू पा लिया। मैं तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंद हूँ। सच? वो खिल गई थी। मैं जानती थी आपको मेरा ख्याल आए। नवाज़ तुम्हें अपने पोते को तलाश कर रहा है। इसे नीलम हाउस के बारे में मालूम हो गया है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि तुम नीलम हाउस में ही हो। इसलिए एहतियात करो, बाहर ना निकलो, बल्कि ज़्यादातर अंदर रहा करो। ना जाने कौन कहाँ से देख रहा हो। अगर किसी ने तुम्हें नीलम हाउस में देख लिया तो परेशानी हो सकती है। इसका लहजा मुरझा गया था। बस आपको मेरी इतनी फ़िक्र है कि मैं रब नवाज़ के हाथ ना लगूँ। क्या ये फ़िक्र कम है? मैंने नरमी से कहा। फरियाल, मुझ पर इतना बोझ मत डालो। वो भी फिर दबी दबी आवाज़ में सिसकियाँ लेने लगी। मैं आपसे कुछ मांगती तो नहीं हूँ और मैं दे भी नहीं सकता। इस बार मैंने रखाई से कहा, फ़ोन खाला बानो को दो। खाला बानो गालिबन इसके पास नहीं थी, वो ज़रा देर से आई। खाला जहाँ दीदा औरत थी, मेरे हवाले से वो फरियाल की हालत अच्छी तरह समझ रही थी और इसलिए इसे तन्हाई में मुझसे बात करने का मौका दिया था। मैंने इनसे कहा, खाला फरियाल का ख्याल रखिएगा, अभी वो परेशान है और शायद मायूस भी। इस हालत में कोई गलत कदम भी उठा सकती है। इसे मकान से बाहर निकलने न दें और घर के तमाम मुलाजमों को सख्ती से हदायत कर दें। इसके या इसके बच्चे के बारे में बाहर किसी फ़र्द को हरगिज़ ना बताएं। इनके दुश्मन इन्हें तलाश कर रहे हैं। मैं समझ गई मियाँ, शुक्रिया खाला, ये आपका मुझ पर एहसान होगा। अरे मियाँ, कैसी बात करते हो? तुम भी नीलम हाउस के मालकों में से हो। पता है नीलम ने कहा था, खाला आप एक बार मेरा हुक्म भी रद्द कर सकती हैं, लेकिन नासिर की किसी बात से इनकार नहीं करना। खाला बोली, लो मियाँ जी, ये फरियाल कुछ कह रही है। फरियाल रिसीवर लेने के बाद कुछ देर खामोश रही। गालिबन खाला के वहाँ से जाने का इंतज़ार कर रही थी। फिर इसने दबी ज़ुबान में कहा, नासिर आप मेरे पास कब आएँगे? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं वहाँ नहीं आ सकता। मैंने कहा कि रब नवाज़ के आदमी मेरी और तुम्हारी तलाश में हैं। प्लीज़ या तो मेरे पास आ जाएं या फिर मुझे अपने पास बुला लें। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। इसकी आवाज़ भर गई। यार, ये मुमकिन नहीं है। मैं ज़िंदगी और मौत का खेल खेल रहा हूँ। तुम और तुम्हारा बच्चा इस खेल से जितना दूर रहें इतना ही बेहतर होगा। अब इजाज़त दो, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता। नासिर, मुझे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं हो,
दुनिया का काम किसी एक शख्स के जाने से नहीं रुकता। मैं नहीं रहूँगा तो मुझसे कोई और होगा, लेकिन मेरे लिए आप जैसा कोई नहीं होगा। इसने सरगोशी में कहा। फरियाल, अभी तुम परेशान हो, मुसीबत में हो, जैसे कोई सैलाब में घिरा हुआ हो, तो इसके लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है। जब ये हालात ख़त्म हो जाएंगे तब तुम बेहतर तौर पर फ़ैसला कर सकोगी। मेरा फ़ैसला इस वक्त भी नहीं बदलेगा। आप मेरे लिए तिनका नहीं, पनाह का जजीरा है, जिसमें मैं सारी उम्र रहना चाहती हूँ। इसकी आवाज़ धीमी हो गई। नासिर, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं चुप सा रह गया। इस पागल ने वो ऐलान कर दिया था जिससे मैं डरता था। इसके जज्बात की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और इसने खुलकर अपने दिल की हालत कह दी थी। मेरी खामोशी इसे महसूस होने लगी थी। क्या आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? फरियाल, वो शख्स खुश नसीब होगा जिसे तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी, लेकिन मैं पहले भी वादा कर चुका हूँ, वो खुश नसीब मैं नहीं हूँ। इस बार वो चुप हो गई। फिर इसने फ़ोन रख दिया। मैंने गहरी सांस ली और पलटा तो साइका अकब में खड़ी थी। सॉरी, इसने कहा, आपके लिए कर्नल की कॉल आई है। मुझे गुस्सा तो आया कि वो यूँ खामोशी से अकब में आकर मेरी बात सुन रही थी, मगर फिल वक्त अपने जज्बात का मैं इजहार नहीं कर सकता था। कर्नल की कॉल जिस फ़ोन पर आई थी वो अंदर एक कमरे में था। कर्नल ने अपने मखसूस अंदाज में इतला दी, मैं वो जहाँ तुम गिरफ़्तार हुए थे वो लोग फ़रार हो चुके हैं। वो कल से अपनी ड्यूटी से गायब है। अगर वो ड्यूटी पर मौजूद होता तो मुझे ज़्यादा हैरत होती। मैंने कहा, अब आपके पास सिर्फ रब नवाज रह गया है। मेरा ख्याल है कि अगर लाल हवेली पर छापा मारा जाए तो अभी बहुत कुछ मिल सकता है। ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए आला सतह पर हुकूमत से इजाज़त दरकार होगी। रब नवाज की पार्टी इस वक्त हुकूमत की मुखालिफ है। अगर इसने वावेला किया तो एक सियासी इशू बन जाएगा। सियासतदानों को गद्दार करार देना एक रवायत सी बन गई है। एन मुमकिन है रब नवाज इसकी आड़ में सांप बच जाए। क्या आप अपने तौर पर भी कुछ नहीं कर सकते? मैंने मायूसी से कहा। पर खुरदार, अब मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ। इसने कहा, मुझे कोई काम करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करना पड़ता है और वो मैं कर रहा हूँ। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारे पास रब नवाज के ख़िलाफ़ जो सबूत हैं, इनके होते हुए तुम्हारी साथी को नुकसान पहुँचाने की जरूरत नहीं कर सकता। कर्नल ने मेरे दिल की बात समझ ली थी। इससे सौदेबाजी करके तुम्हारी साथी को छुड़ाया जा सकता है। तुम रब नवाज से बात करो, यहाँ से। इसके नंबरों पर ऑब्जर्वेशन लगा है। इस बंगले के नंबरों से की जाने वाली हर कॉल महफूज है। इसे ना तो कोई सुन सकता है और ना ही इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है और ना ही कॉल ट्रेस की जा सकती है। तुम बेफिक्र होकर रब नवाज से बात करो और जो भी तय हो जाए मुझे बता देना। शुक्रिया कर्नल, मैंने जवाब दिया। नो थैंक्स, तुम भी अपना काम नहीं कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ तो मैं इसमें शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा कोई ज़ाती काम करूँगा तो शुक्रिया भी अदा करना। अगर मैं रब नवाज से डील में आपको शामिल कर लूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इससे कहीं बेहतर होगा कि तुम वो एडिटर का क्या नाम है, हाँ, आज़ाद, इसको जामिन बना लो कि सियासतदान अगर किसी से डरते हैं तो वो यही सहाफ़ी हैं। कर्नल का मशवरा दुरुस्त था। आज़ाद साहब पहले भी काम आते रहे थे और मुझे यकीन था कि वो अब भी इनकार नहीं करेंगे। मैंने आज़ाद साहब के अखबार फ़ोन किया, मगर अभी वो दफ्तर नहीं आए थे। वो शाम 4 बजे तक दफ्तर आते थे। तब तक मैंने आराम करने का फ़ैसला किया। एक हफ़्ते के बाद कैद में गुजारी मेरी हालत खासी ख़राब हो रही थी। मैं अभी निजी कमज़ोरी महसूस कर रहा था। दवा पीकर मैं सो गया। साइका को हदायत दी थी कि मुझे 4 बजे उठा दें। इसने मुझे ठीक 4 बजे उठा दिया। मैं तबीयत में बोझलपन महसूस कर रहा था, इसलिए गर्म पानी से गुस्ल कर लिया। काफ़ी पीकर मैं चाको चौबंद हो गया। फिर रब नवाज का नंबर मिलाया। फ़ोन हस्बे मामूल इसके घर के घरेलू मुलाजिम ने उठाया। रब नवाज से बात कराओ, मैं शाह आलम बात कर रहा हूँ। रब नवाज खासी देर बाद फ़ोन पर आया। कहो, क्या बात है? पहले तो मौजूदीन का कांटा निकालने का शुक्रिया, काम की बात करो। इसके अंदाज में सर्द महरी थी। मेरी चीज़ें कब दे रहे हो? जब तुम चंदा को मेरे हवाले करो। चंदा को हवाले करने के लिए तैयार हूँ, आज इसी वक्त, इसने जवाब दिया। मुझे हैरत है तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए। मैंने हंसकर कहा, आज तुम्हारा अंदाज़ा भी बदला हुआ है। खैर, मैं चाहता हूँ कि चंदा और चीज़ों का तबादला किसी गैर जानिबदार जगह हो। मैं भी यही चाहता हूँ। गुड, तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें 7 बजे फ़ोन करके बताऊँगा कि ये तबादला कहाँ होना है। 1 मिनट, रब नवाज तेज़ी से बोला। इस बात की क्या ज़मानत होगी कि तुम तमाम सबूत मेरे हवाले करोगे, कोई हेर फेर नहीं करोगे? मैं इस सिलसिले में कोई ज़मानत नहीं दे सकता। तुम्हें मेरी ज़ुबान पर भरोसा करना पड़ेगा। वो तंज़िया अंदाज में ऐसा, तुम्हारी ज़ुबान? अगर इसके अलावा तुम्हारे पास मुतमईन होने का कोई तरीका है तो बताओ। तुम पहले सारे सबूत मेरे हवाले करो, इसके बाद मैं चंदा को तुम्हारे हवाले करूँगा। रब नवाज, यहाँ तो तुम अहमक हो या फिर मुझे अहमक समझ रहे हो। मैं किसी सूरत सबूत तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और सबूतों का तबादला एक साथ अमल में आएगा। तुम्हारा मुतालबा अहमकाना है। अगर मैं तस्वीरों की और कापियाँ बनाकर रख लूँ तो तुम क्या करोगे? किस तरह तस्दीक करोगे कि मेरे पास कोई और सबूत बाकी नहीं रहा? नहीं रब नवाज, तुम्हारे पास भरोसे के सिवा कोई चारा नहीं है, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैं कमरे में आने के बजाय बाहर लान में निकल आया। फ़िज़ा में खनकी आ गई थी और मगरिब की तरफ झुकते सूरज की किरणों में मामूली सी हरारत बाकी रह गई थी। बंगले की सादगी के मुकाबले में लान खूबसूरत था और सदाबहार किस्म के फूलदार पौधों से भरा था। घास भी बेहद सब्ज़ और ताज़ा थी। ये गैर मुल्की किस्म की घास थी जो सारा साल सब्ज़ रहती थी। इस पर टहलते हुए आज़ाद साहब से बात करने के बारे में सोचता रहा। आखिरी बार जब मैंने इससे बात की थी तो शबनम के हवाले से इनके लबो लहजे में खामोश तलखी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अब वो मुझसे किस तरह पेश आएंगे, लेकिन एक उम्मीद थी कि वो मेरी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। शाम 6 बजे मैं अंदर आया और आज़ाद साहब के दफ्तर का फ़ोन नंबर मिलाया। शुक्र है इस वक्त इनकी मसरूफियत ज़रा कम थी, इसलिए वो फ़ौरन लाइन पर आ गए। हाँ मियाँ, कैसे हो? बड़े दिनों बाद याद किया।
बस आज़ाद साहब, ज़िंदगानी ने यूँ घेर रखा है कि मौत की फुर्सत भी नहीं है। मैंने सर्द आ भर कर कहा, वाह मियाँ, आजकल शायरों की सोहबत में बैठ रहे हो या किसी दश्त में गुजर रहे हो। वो फड़क उठे, ये बाखुदा तुम जैसे नरे सियासतदां और कारोबारी के मुँह ऐसी बातों की तवक्का न थी। दिल पर जब लगती है तो सदा तो निकल ही जाती है। मैंने दूसरी सर्द आ भरी, मियाँ इतनी सर्द आहों से ज़रा गुरेज पाओ, मैं आजकल वैसे ही नज़ले का शिकार हूँ। काम की बातों की तरफ आओ। आज अपने मोहद्दीन साहब की खबर भी आ गई है। बहुत दिन से इंतज़ार था कोई तो शहर की सफाई का बेड़ा उठाए। कहीं इस कार खैर में आपका हाथ तो नहीं है? क्योंकि बकौल पुलिस कातिल ने दस्ताने पहन रखे थे, गोया आप इसे रब नवाज के खाते में डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा अंदाज़ा है ये इसी का काम है, क्योंकि मोहद्दीन इन कामों में भी टांग अड़ाने लगा था जो पहले रब नवाज के लिए मखसूस। सारे कदीमा की स्मगलिंग गोया इन्होंने बोलकर मुझे हैरान कर दिया। यानी आप जानते हैं मियाँ, हम क्या नहीं जानते हैं। इस बार इन्होंने सर्द आ भरी, लेकिन यहाँ दस्तूर ज़ुबाबंदी है। खैर फरमाओ कि किसके काम के लिए फ़ोन किया? मैंने आज़ाद साहब को सारे मामले से आगाह किया। मैं चाहता हूँ कि यह तबादला आपके दफ्तर में हो। भाई हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। उम्र अजीज़ पहले खात्मे के करीब है और चुलबली की दायमी जुदाई ने इसे और करीब कर दिया है। इन्होंने एक सर्द आ भरी। एक हफ़्ते पहले ही मरहुमा ने आखिरी सांस ली। मालजों ने पहले ही जवाब दे दिया था। किसी दुखे दिल से हमने इसे सुपुर्द खाक किया है, यह हम ही जानते हैं। सुपुर्द खाक कर दिया? मैं दंग रह गया। यानी सचमुच ज़मीन में दफना दिया? बरखुरदार, क्या हम अलामती जनाजे की बात कर रहे हैं जो हमारे वतन में आए दिन निकलते रहते हैं? वो खफा होकर बोले, हमने अपनी अजीज़ान जान चुलबली को अपने घर के आंगन में दफन कराया है। इसका मिज़ार वहीं है। मेरे लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। बात मुज़हका खेज़ थी, मगर मेरे हंसने से आज़ाद साहब के जज्बात ज़रूर मजरूह होते। चुलबली इनके लिए शरीक हयात से कम नहीं थी। वो कह रहे थे कि मियाँ हमें अपनी परवाह नहीं है, मगर हमारे अखबार के लोगों ने क्या कसूर किया है? रब नवाज ने पिछली मरतबा बदमाशी दिखाई थी। इस मामले में आप बेफिक्र हैं। रब नवाज को कोई बदमाश आपके दफ्तर में कदम भी नहीं रखेगा। मियाँ वो कदम नहीं बल्कि पूरे ही दफ्तर में होंगे। और फ़र्ज़ किया कि किसी ने कदम भी नहीं रखा, तब भी तबादले के बाद तो बाहर से दफ्तर पे कि दस्ती बम या रॉकेट मारने में कोई हर्ज नहीं है। गोया एक ब्रश भी चला जाए तो हमारे कुतुबुद्दीन बिलावजह इंतकाल कर जाएंगे। इख्तलाज कलब के पुराने मरीज़ हैं, वो दौरे से पहले ही पड़ चुके हैं। आज़ाद साहब, मैंने कहा ना, आप फिक्र ना करें। तबादले के वक्त आपके अखबार के दफ्तर और इसके इर्द गिर्द सख्त हिफाजत हो। गोया बाद में नहीं होगी। इन्होंने नुक्ता उठाया। आज़ाद साहब, मैंने ज़िच होकर कहा, गोया आपकी तरफ से इनकार है? नहीं मियाँ। इन्होंने तीसरी शर्त आ भरी। तुमसे पुराना ताल्लुक़ है, इस नाते इनकार तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल ऐसा करो, तुम कल की तारीख रख लो। जुम्मा है ना, मुबारक दिन होता है। नाहक मारे जाने की सूरत में अल्लाह की रहमत से कोई बाइद नहीं है। इस गुनाहगार को शहीदों में तस्लीम कर ले तो कोई सूरत बचत की नज़र नहीं आती। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। मैंने इन्हें तसल्ली दी। शबनम अब कैसी है? ठीक है, हमने इसे कराची भेज दिया है। वहाँ एक निजी चैनल खुला है, इसमें काम कर रही है। मुझे खुशी हुई, यानी इसकी हालत अब ठीक है। हम सहाफ़ी बहुत सख्त जान होते हैं। अगर ठीठ हड्डी कहा जाए तो बेजाना होगा। कोई भी सदमा हो तो कैसा ही ज़ख्म हो, लोट फोट कर ठीक हो जाते हैं। अब हमें ले लो। चुलबली की तदफीन के वक्त हम खुद को भी मरहूम ही समझ रहे थे, मगर देखो अब तुमसे बात कर रहे हैं तो तय हुआ कल तबादला होगा। मैंने जल्दी से कहा, वरना चुलबली का तज़किरा मरसी की तरह तवील हो सकता था। शाम 7 बजे ठीक, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। इन्होंने बादल नाख्वास्ता मौजू बदला। कुछ देर बात करके मैंने फ़ोन बंद कर दिया। 7 बजने वाले थे। मैंने रब नवाज का नंबर मिलाया, वो ख़ुद फ़ोन से लगा बैठा था। मैंने इससे कहा तबादला कल होगा, ठीक शाम 7 बजे। कहाँ? इसने बेताबी से कहा, यह बात मैं तुम्हें कल शाम 6 बजे बताऊँगा, तुम तैयार रहना। 1 घंटा पहले नामुमकिन, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। किसी साजिश के लिए मैंने तंज़ किया, रब नवाज समझ लो ये आखिरी मौका है। किसी किस्म की हरकत करने से कम 10 बार सोच लेना। मैं कोई हरकत नहीं करूँगा, लेकिन 1 घंटा कम है। 1 घंटे में तुम बआसानी चंदा को लेकर मतलूबा जगह आ सकते हो।